इतिहास की पाठशाला में आइए जानते हैं पीयूष बबेले की लिखी किताब नेहरू मिथक और सत्य के अध्याय 39 से। क्या सरदार पटेल के खिलाफ था गांधी का अंतिम उपवास? पटेल न सिर्फ मुसलमानों को संरक्षण देने में नाकामयाब रहे थे, बल्कि उन्होंने इस बारे में भी ज्यादातर शिकायतों को बड़े सतही ढंग से खारिज कर दिया था। गांधी जी ने कहा था कि उनके पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हालात को बदलने के लिए वह अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करें। यह कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना उपवास शुरू कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो उनका उपवास सरदार पटेल के खिलाफ था और पटेल इस बात को अच्छी तरह जानते थे। ये वक्तव्य है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। तो नेहरू और पटेल दोनों के पत्रों से पता चल रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते किस हद तक पहुंच चुके थे। 12 जनवरी को गांधी जी आखिरी उपवास पर बैठ चुके थे। 13 जनवरी के सरदार पटेल के पत्र में हमने देखा कि वह कह रहे हैं कि अगर मैं अपने साथियों पर बोझ बन जाता हूं और आपका उपवास छुड़वाने तक में सहायक नहीं होता तो फिर मेरे होने का क्या मतलब, इसलिए आप मुझे मुक्त कर दीजिए। पटेल यह भी कह रहे हैं कि मौलाना मुझसे नाराज है। तो क्यों न इन बातों को मौलाना आजाद के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि गांधी के उपवास के पहले 3 दिन लोग महात्मा गांधी के पास बैठे थे। वे थे नेहरू, पटेल और मौलाना। मौलाना आजाद ने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में महात्मा गांधी के उपवास से पहले और उपवास के दौरान का विस्तार में वर्णन किया है। यहाँ वो नेहरू और पटेल की सांप्रदायिकता पर अलग सोच को विस्तार से रखते हैं और बताते हैं कैसे इस मुद्दे पर नेहरू गांधी के करीब थे। वहीं पटेल न सिर्फ गांधी से खफा थे, बल्कि उनका व्यवहार भी महात्मा गांधी के प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। इंडिया विंस फ्रीडम में पेज 232 पर मौलाना लिखते हैं, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, इसलिए दिल्ली का प्रशासन सीधे उन्हीं के नीचे था। जैसे जैसे हत्याएं और आगजनी की लिस्ट लंबी होती गई, गांधी जी ने पटेल से पूछा कि इस उत्पात को रोकने के लिए वो क्या करेंगे। सरदार पटेल ने उन्हें आश्वस्त करते रहने की कोशिश की। पटेल ने कहा कि गांधी जी जो सूचनाएं मिल रही हैं वह पूरी तरह से अतिरंजित हैं, बल्कि वह तो यहां तक कह गए कि मुसलमानों के लिए चिंता या भय की कोई बात नहीं। मुझे अच्छी तरह से यह मौका याद है जब हम 3 लोग गांधी जी के पास बैठे थे। जवाहर ने बड़े दुख के साथ कहा कि वह दिल्ली के ऐसे हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां मुस्लिम नागरिकों को कुत्ते बिल्ली की तरह मारा जा रहा हो। उन्होंने कहा उन्हें इस बात पर बहुत शर्म आती है, वह इन लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जब लोग उनके इस भयानक हादसों के बारे में सवाल करते हैं तो उन्हें क्या जवाब दें? उनके दिल को चैन नहीं आ रहा। जवाहर ने बताया कि उन्होंने इस तरह के कई मामले देखे जिन्हें उनका दिल गवारा नहीं करता। लेकिन सरदार पटेल ने जो कहा उससे हम पूरी तरह सकते में आ गए। एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली में दिन दहाड़े मुसलमानों का कत्ल हो रहा था, उन्होंने बड़ी शांति से गांधी जी से कहा कि जवाहरलाल की शिकायतें पूरी तरह गलत हैं। हो सकता है कि इक्की दुक्की घटनाएं हुई, लेकिन सरकार मुसलमानों के जान माल की हिफाजत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बल्कि उन्होंने इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि प्रधानमंत्री के नाते जवाहरलाल को अपनी ही सरकार के काम पर ऐतराज नहीं जताना चाहिए। जवाहरलाल सन्न रह गए। उन्होंने बड़ी तकलीफ के साथ गांधी जी की ओर देखा और कहा, अगर सरदार पटेल का यही विचार है तो उन्हें कुछ नहीं कहना है। मौलाना आगे के घटनाक्रम को कुछ इस तरह बयान करते हैं, गांधी जी का असंतोष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इसके पहले उनके एक इशारे पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, इसीलिए अब लगता था कि उनकी बड़ी से बड़ी अपील भी बहरे कानों में पड़ रही थी। आखिरकार वे हालात को बर्दाश्त नहीं कर सके। तब उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली में शांति स्थापना के लिए उनके पास उपवास के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं बचा। जब यह जाहिर हो गया कि गांधी जी शांति कायम होने तक उपवास पर बैठेंगे तो बहुत से लोग जो अब निष्क्रिय पड़े थे शर्म के मारे हरकत में आए। इन लोगों को लगा कि गांधी जी की इस उम्र और ऐसी सेहत में उन्हें हर हाल में उपवास करने से रोकना चाहिए। शुरू में उन्होंने गांधी जी से उपवास छोड़ने को कहा, लेकिन गांधी जी टस से मस न हुए। गांधी जी के दिमाग को जो चीजें सबसे ज्यादा घेरे हुई थी वह था सरदार पटेल का व्यवहार। सरदार पटेल गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में से थे, उनके बहुत प्रिय थे, बल्कि सरदार पटेल का तो पूरा राजनीतिक वजूद ही गांधी जी की वजह से था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में से बहुत से लोगों के पास गांधी जी के परिदृश्य में आने से पहले भी एक राजनीतिक जीवन था,
लेकिन सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो ऐसे नेता थे जिन्हें पूरी तरह गांधी जी ने गढ़ा था। पटेल पूरे दिल से उनके समर्थक हो गए थे और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्यादातर मौकों पर वह गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। ये गांधी जी थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया था। यह एक बार फिर गांधी जी ही थे जिन्होंने उन्हें 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। गांधी जी को यह बात बुरी तरह से पीड़ा पहुंचा रही थी कि पटेल उन सब नीतियों पर चल रहे थे जो जाहिर तौर पर उस हर चीज से उलट थी जिसके लिए गांधी जी खड़े थे। खुद भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मौलाना इस दौरान दिल्ली से मुसलमानों का पलायन रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। मौलाना लिखते हैं, गांधी जी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में मुसलमानों को अपनी आंखों के सामने मारे जाते हुए देखा है। तब यह सब हो रहा था जब उनके भाई वल्लभ भाई भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और राजधानी में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। पटेल न सिर्फ मुसलमानों को संरक्षण देने में नाकामयाब रहे बल्कि उन्होंने इस बारे में की गई ज्यादातर शिकायतों को बड़े सतही ढंग से खारिज कर दिया था। गांधी जी ने कहा कि उनके पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हालात को बदलने के लिए वह अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करें। तय कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना उपवास शुरू कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो उनका उपवास सरदार पटेल के खिलाफ था और पटेल इस बात को अच्छी तरह जानते थे। मौलाना आजाद इस बात को 13 जनवरी के सरदार पटेल के पत्र से मिलाकर देखिए। पटेल गांधी जी से यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं आपका उपवास तोड़वाने में भी काम ना आ सकूं तो मेरा क्या महत्व। वह यह भी कह रहे हैं कि मौलाना मुझसे नाराज हैं। तो क्या मौलाना वाकई नाराज थे? महात्मा गांधी के उपवास के पहले दिन यानी 12 जनवरी की शाम चारों नेताओं की मुलाकात से इस बात का पता लगाया जा सकता है क्योंकि पटेल ने अपना पत्र अगले दिन सुबह लिखा था। मौलाना लिखते हैं, हमने अपनी हर कोशिश कर ली महात्मा गांधी को उपवास करने से रोका जा सके। उपवास से पहले दिन ही शाम जवाहरलाल, सरदार पटेल और मैं गांधी जी के पास बैठे थे। सरदार पटेल अगली सुबह मुंबई जाने वाले थे। उन्होंने गांधी जी से औपचारिक लहजे में बातचीत की और शिकायत की कि गांधी जी बिना किसी औचित्य के उपवास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि असल में उपवास करने के लिए कोई असली मुद्दा है ही नहीं बल्कि उनके उपवास से सरदार पटेल के खिलाफ आरोप ही लगेंगे। उन्होंने तल्खी के साथ कहा कि गांधी जी इस तरह कर रहे हैं जैसे मुसलमानों की हत्या के लिए सरदार पटेल ही जिम्मेदार। गांधी जी ने अपनी सहज शांत मुद्रा में जवाब दिया, मैं चीन में नहीं हूं, दिल्ली में हूं, ना ही मैंने अपनी आंखों और कान खो दिए हैं। अगर तुम मुझसे आंखों देखी और कानों सुनी पर अविश्वास करने को कहोगे और कहोगे कि मुसलमानों के लिए चिंता की कोई बात नहीं तो निश्चित तौर पर ना तो तुम मुझसे कुछ समझा सकोगे और ना ही मैं तुम्हें कुछ समझा सकूंगा। हिंदू और सिख मेरे भाई हैं, वे मेरे खून का हिस्सा हैं और अगर वे बदले में अंधे हो रहे हैं तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा बल्कि अपनी पीड़ा के द्वारा मैं यह काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा उपवास उनकी आंखें सच्चाई की तरफ खोल देगा। इस जवाब पर सरदार पटेल नाराज हो गए और गांधी जी पर चिल्ला पड़े। जवाहरलाल और मुझे इस व्यवहार से धक्का लगा। हम चौंक गए, चुप ना रह सके। मैंने विरोध किया और कहा, वल्लभ भाई आप समझ नहीं रहे होंगे लेकिन हमने शिद्दत से महसूस किया कि गांधी जी के प्रति आपका व्यवहार कितना अपमानजनक है और आप गांधी जी को किस कदर चोट पहुंचा रहे हैं। सरदार पटेल बिना कुछ कहे खड़े हो गए और ऐसा लगा वो जाने वाले हैं। मैंने उन्हें रोका और कहा कि उन्हें अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए और दिल्ली में ही रहना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि हालात कौन सी करवट ले। जब गांधी जी उपवास कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। पटेल तकरीबन मेरे ऊपर चिल्ला पड़े। मैंने यहाँ रुकने का क्या फायदा? गांधी जी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वे पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं का नाम कलंकित करने पर आमादा है। अगर उनका यही रवैया है तो मैं उनके लिए कभी काम का नहीं। मैं अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकता और हर हाल में मुंबई जाऊंगा। सरदार पटेल के शब्दों से ज्यादा उनके लहजे ने मुझे गहरा दुख पहुंचाया। मैंने सोचा कि उन शब्दों का गांधी जी पर क्या असर हुआ हो। पटेल उनकी रचना थे और उनके समर्थन के बिना कुछ भी नहीं होते। तब भी आज वे गांधी जी के इस तरीके से बात कर रहे थे। हमने सोचा अब कुछ कहना और करना बेकार है। उसके बाद पटेल चले गए। मौलाना जानते थे कि वे इतिहास का एक स्याह कोना दर्ज कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ताकीद की थी कि इंडिया विंस फ्रीडम के ये अंश उन नेताओं की मृत्यु के कई साल बाद सार्वजनिक किए जाएं। बहरहाल गांधी जी का अनशन जारी था। महात्मा अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की नफरत को
धकधकी आग से बाहर निकालने की जंग लड़ रहे थे। इस उपवास से क्या क्या हुआ यह आपको पता है। उपवास समाप्त होने के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। वह बैठक कभी ना हो सकी जिसमें गांधी जी को फैसला करना था कि मंत्रिमंडल में नेहरू रहेंगे या पटेल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।